Good morning, dear students. I take immense pleasure in starting with the next chapter of chemistry. We are starting with the next chapter of physical chemistry, that's chemical kinetics. In the chemical kinetics, we are basically going to talk about how reaction take place. What are the factors which affect rate of reaction? What are the mechanism through which reaction takes place? So this branch of chemistry in which we are going to talk about chemical reactions, their mechanism, their rate of reaction, their speeds, and what are the factors which affect rate of reaction. Such branch of chemistry is called as chemical kinetics. Got it, बच्चा? तो ये this was your definition for chemical kinetics. So as classification is concerned, there are three types. One is very fast reaction. Second is reaction which takes place at moderate speed. And in the to study this chapter, we shall be talking about most of the times the reaction which take place at the moderate speed. Moderate speed means neither very fast nor very slow. And third category in the classification will be reaction which takes place very slow, right? तो तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक होते हैं, इनकी स्पीड के ऊपर बेस हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं. तीन तरह के रिएक्शन होते हैं. बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं और ये इतनी फास्ट होते हैं कि ये पिकोमीटर में ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं. 10⁻⁴ पिको सेकेंड में फिनिश हो जाते हैं. 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻16 सेकेंड में ख़त्म हो जाते हैं. और इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है आयनिक रिएक्शंस हैं. आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं बिकॉज आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं. जैसे ये NaCl है तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है. जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है. तो ये अपनी सॉल्यूशन में आयन की फॉर्म में तो पड़े होते हैं. जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना तो ये रिएक्ट कर जाते हैं और Ag+ जो है Cl नेगेटिव के साथ ज्वाइन करके AgCl सॉलिड बना देता है. तो ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमें मिल जाता है और फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ ज्वाइन करके सोडियम नाइट्रेट बना देता है. तो दिस रिएक्शन is very instantaneous. It takes place very fast. मतलब is completed in picoseconds you can say. एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ जहाँ पे रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं. ये भी आयनिक रिएक्शंस ही होते हैं. बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आयनिक रिएक्शन होते हैं तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं. बेरियम कटायन है, क्लोराइड एनायन है, ऐसे ही हाइड्रोजन कटायन है, सल्फेट एनायन है. व्हेन दे आर ब्रॉट इन कंटैक्ट विद ईच अदर, बेरियम सल्फेट के साथ ज्वाइन करके वी गेट बेरियम सल्फेट and we get barium sulfate के white precipitate and hydrogen और chlorine join करके we get hydrochloric acid. So these reactions are very fast. They are completed within no time. So इनको study करना काफ़ी difficult और tedious task होती है. लेकिन जो second category के reactions हैं are taking place at moderate speed. Moderate speed का मतलब है ना तो बच्चा ज़्यादा फास्ट होते हैं ना ही ज़्यादा स्लो होते हैं, ना ही ज़्यादा फास्ट होते हैं ना ही ज़्यादा स्लो होते हैं. मैं इसकी एग्जांपल आपको करवाता हूँ. ये सुक्रोज है, C12H22O11 वाटर के साथ रिएक्ट करती है हाइड्रोजन आयन यानी एसिड डिल्यूट एसिड की प्रेजेंस में. तो ये आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देती है. तो दिस रिएक्शन टेक प्लेस दैट मच टाइम कि आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कितनी देर में कंप्लीट हुआ है. तो ये बहुत सारी चीज़ें आप
ऐसे रिएक्शंस की पढ़ सकते हैं जो रिएक्शन जो हैं मॉडरेट स्पीड पे होते हैं, जो कि बहुत ही स्लो नहीं होते और बहुत ही फास्ट भी नहीं होते। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये भी मॉडरेट स्पीड पे ही रिएक्शन होता है। इसमें इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस जो है एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिल जाता है, और ये रिएक्शन जो है ये भी मॉडरेट स्पीड पे होता है। तो हम उन रिएक्शन को केमिस्ट्री में प्रेफर करते हैं जो मॉडरेट स्पीड पे होते हैं, बिकॉज हम इनकी स्पीड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना कि कितनी देर में कंप्लीट हुए और कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट कर रहे हैं, और ये हमें केमिकल किनेटिक में यूज़फुल होते हैं। तीसरी कैटेगरी एक और भी होती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं की मैंने, वो आप सबको पता है। तीसरी कैटेगरी आप सुन लीजिए, मैंने बताया ना कि based upon speed of reaction they are classified as number 1 very fast reaction, number 2 reaction which take place at moderate speed, एक number 3 भी होते हैं, reaction which takes place at very slow speed। क्या बोला मैंने? number 3 reactions which takes place at very slow speed। जब आप नोट्स बनाओगे ये नंबर 3 ऐड कर लेना। तो उसमें कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना। आपको पता ही है कि आयरन को रातों रात तो नहीं ना जंग लग जाता। मतलब कि आपने आज लोहे का गेट लगवाया और सुबह जब आप सो के उठे, टू मच ऑफ योर सरप्राइज यू फाउंड दैट कि आपके गेट को, घर के गेट को जंग लग गया। हो, इट्स वेरी सिली थिंग, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। रस्टिंग जो है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो कुछ रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो होते हैं। आप कर्ड जमाते हो, दही जमाते हो, दही जमाते हो तो रात को आपकी मम्मा या आपकी सिस्टर या ग्रैंड मदर जो है, या मे बी आपके पापा भी हो सकते हैं नहीं, वैसे मैं नहीं कर्ड जमाता तो आप रात को जमा देते हो तो सुबह तक वो जमी होती है। तो मतलब ये रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्लो कैटेगरी में आ सकता है। ओके, तो रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, बहुत एक नंबर 2 जो मॉडरेट स्पीड पे होते हैं, और नंबर 3 जो बहुत ही स्लो स्पीड पे होते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट स्पीड्स। डिफरेंट रिएक्शन की स्पीड डिफरेंट इसलिए होती है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे सपोज कीजिए ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनके बॉन्ड को तो ब्रेक करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इनको वाटर में डाल दिया, एक्वस मीडियम में डाल दिया। तो आपको याद है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया था कि जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में पुट करते हैं तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, तो ये कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको तो आपने ब्रेक कर ही दिया, तो ऑपोजिटली चार्ज कैटायन एनायन आपस में कंबाइन करके रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जो रिएक्शन मॉडरेट स्पीड पे होते हैं, जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बॉन्ड को, सुक्रोज के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मे बी लार्जर एनर्जी रिक्वायर्ड है। चूँकि लार्जर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली इन रिएक्शन को होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। और उनके क्या कहने, जो रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं उनमें तो मेरे को लगता है कि बॉन्ड एनर्जी इतनी ज़्यादा चाहिए और इतना ज़्यादा टाइम उनको चाहिए कि वो
कंप्लीट ही हो जाएं, इतना ही बहुत होता है। कई बार ऐसे रिएक्शन जो बहुत ही स्लो स्पीड से होने वाले रिएक्शन होते हैं, कभी वो अपनी मंजिल पे पहुंचते ही नहीं, वो कंप्लीट ही नहीं होते। बस इसमें ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि आयनिक रिएक्शन जो होते हैं, जो कैटेगरी 1 में, क्लासिफिकेशन 1 में थे, वो इंस्टेंटेनियस होते हैं, वो बहुत ही फास्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चा? तो अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि रिएक्शन का रेट हमने फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करने के लिए ना हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान देना होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे सपोज कीजिए ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है दोनों, और ये प्रोडक्ट है। आप मुझे सोच के बताइए कि जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे ना, और आपको क्या देंगे? प्रोडक्ट। एक स्टेज ऐसी आएगी कि रिएक्टेंट फिनिश हो जाएंगे और प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है? इंक्रीज करती है। यही रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को अब मैं सारे नोट्स में CONC डॉट के साथ लिखूंगा, ठीक है? क्योंकि बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखना पॉसिबल नहीं, वो भी कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखना होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कितनी चेंज होती है या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कितनी चेंज होती है। तो कॉमन सेंस है, टाइम जैसे जैसे बीतेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। गॉट इट बच्चा? सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के इक्वल है, लेकिन जब रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है और कन्वर्सली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इसलिए जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आया उसके आगे डिक्रीज लगा दिया, जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आया तो उसके आगे इंक्रीज लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R अपॉन डेल्टा टी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, और माइनस का मतलब यहाँ पे है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। R का मतलब है रिएक्टेंट, इज इक्वल टू प्लस डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, प्लस मतलब कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब डेल्टा R जो है वो R2 माइनस R1 के इक्वल है, या डेल्टा R जो है R1 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और R2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। R1 रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है जब टाइम इनिशियल होता है, जैसे जब जिस टाइम पे आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो से 0 टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो उस वक्त रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नोट कर लीजिए। फिर 10 मिनट बीत गए तो टाइम उसको क्या कह देंगे? 10 मिनट को क्या कह देंगे? T2 कह देंगे। तो उस वक्त आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितनी डिक्रीज होकर रह गई है, वो R2 हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है P2 माइनस P1 है। जो P1 है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम T1 पे, और जो P2 है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम T2 पे, ठीक है? राइट, ओके।
तो अब हमने यूनिट्स लिखने हैं इसके। यूनिट्स रिएक्टेंट, यूनिट्स यहाँ से निकाल लेंगे। रिएक्टेंट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या आते हैं? मोल पर लीटर। अपॉन टाइम है तो पर टाइम हो गया, तो इसलिए इसके यूनिट्स क्या हो गए? मोल पर लीटर पर टाइम। पर टाइम का मतलब पर सेकंड या पर मिनट ले सकते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या हो गए? मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट। अब आप अज्यूम कर लीजिए कि आपके जो रिएक्शन है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं, गैस की फॉर्म में है। तो उस केस में आप इसके यूनिट्स क्या लिखेंगे? बस मोल पर लीटर जो है ना, ये तो सॉल्यूशन के लिए होता है, तो गैशियस के लिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर लगा लेना है। तो इसके गैशियस रिएक्शंस के केस में जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? एटमॉस्फेयर पर मिनट या एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है, पता लग गया। सॉल्यूशन की फॉर्म में यूनिट्स हो गए मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर टाइम। बात खत्म। मैं पर टाइम बोल देता हूँ तो टाइम में पर सेकंड भी आ जाता है, पर मिनट भी आ जाता है, पर आर भी आ जाता है। ये न्यूमेरिकल पे ऊपर डिपेंड करेगा। और गैशियस रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर को चेंज करके आपने एटमॉस्फेयर लिख देना है, बाकी पर टाइम तो रहेगा ही रहेगा। एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये गैशियस केस के लिए आपके रिएक्शंस थे। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास है कि रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र करने के लिए ना हमारे पास दो मेथडोलॉजी हैं। एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इस सारे पैराग्राफ में एक चीज़ लिखी हुई है, आप किसी भी वक्त आप लैब में हो, आप एक रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, लैब में हो, रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन हो रहा है। किसी भी वक्त लैब में सुपरिटेंडेंट आ गया या आपका प्रोफेसर आ गया और उसने कहा कि मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना है। इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियसली उसने बोल दिया, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी वक्त भी। रिएक्शन अभी आपने शुरू ही किया था करना, 4-5 मिनट ही हुए थे, तो उसने कहा कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र करना है। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र किया जाता है तो दैट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। या सपोज कर लीजिए कि आपका जो रिएक्शन है 2 आवर्स के लिए चलना है, तो किसी भी वक्त आपका जो गाइड है या आपका प्रोफेसर है या आपका लेक्चरर है केमिस्ट्री का, तो वो क्लासरूम में आ गए, तो उन्होंने आपसे पूछा, बच्चे मुझे अब आपका जो रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसी वक्त मेज़र करना है। तो जब आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें जो टाइम है dt के साथ ले लेते हैं, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे dx/dt के साथ लिख देते हैं। d का मतलब वेरी स्मॉल चेंज होता है। तो सपोज कर लीजिए कि ये रिएक्टेंट है, r रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो r इंस्टेंटेनियस INST डॉट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस d मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। तो आप मुझे ये बताइए कि रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है किसी भी वक्त, ठीक है। और इज इक्वल टू, इनको इक्वेट करना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं इनको इक्वेट करना होता है। साइन बस आपने नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो लगा देने हैं। तो प्रोडक्ट के लिए आप लिखेंगे d मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p अपॉन dt। यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो हम लिख सकते हैं
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन RINST, आर का मतलब रेट, इंस्ट का मतलब इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो आप इसको ऐसे नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा होगा, किसी में ऐसे लिखा होगा, तो इट्स ओके। पर आपको इंस्टेंटेनियस वाला न्यूमेरिकल होगा तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लिख देना, एवरेज वाला होगा तो यहाँ पे एवरेज लिख देना। तो जब t approaches to 0 we can write expression like this. Got it बच्चा? तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ग्राफ जो है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में ली गई है, कॉन्सेंट्रेशन जो है मोल पर लीटर में ली गई है। इस एक्सिस पे आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ली है और इस एक्सिस पे आपने टाइम लिया है, ठीक है। तो टाइम आप 0, 5, 10, 15, 20, 25 आपकी चॉइस है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल हो रहा है। आप प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो फिर आपको टाइम के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी वहाँ पे। अब हम यहाँ पे रीडिंग तो नहीं ले रहे, हम यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यूज़ लिख रहे हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन की। सो 0 टाइम है जब रिएक्शन इज़ येट टू स्टार्ट, तो उस वक्त मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है 0 मोल पर लीटर, ठीक है। और फिर टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट एंड सो ऑन कॉन्टीन्यूसली। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.00, फिर हमने एक क्या किया है कि एक यूनिफॉर्मिटी बना ली है 0.001, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। यहाँ तक क्लियर है? तो लैब में ये रीडिंग्स नोट की जाती हैं और टाइम पे नोट की जाती हैं, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। तो एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है जो कि स्लोप जिसका नेगेटिव है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये रिएक्टेंट का है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज कर रही है, ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि किसी भी टाइम पे से 20 मिनट्स के बाद, मतलब आपका जो टीचर है 20 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली आपके पास आ गया दंदनाता हुआ कि मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो आपने 20 मिनट पे जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो नोट कर लेनी है। और आपने एक जो है स्लोप ड्रॉ करना है और इस स्लोप पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। टेंजेंट जो है इस स्लोप को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये जहाँ पे ये जो टेंजेंट है बी को काट रहा है और इधर ए को काट रहा है, कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो टाइम एक्सिस पे बी पॉइंट पे काट रहा है और इस एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस पे 0.04 मोलर पे काट रहा है। तो इसका मतलब कि 20 मिनट्स पे जो रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी वो डेल्टा एक्स या डी एक्स भी लिख सकते हैं, 0.04 मोल पर लीटर है, ये 0.04 मोल पर लीटर है। और टाइम उसने 2 लेने का चांस ही नहीं दिया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में 2 टाइम लेते हैं, लेकिन टीचर अचानक से आ गए और उन्होंने कहा, और 20 मिनट्स के बाद आ गए, आपका रिएक्शन चल रहा था तो 20 मिनट के बाद एग्जैक्टली आ गए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस स्लोप। स्लोप नेगेटिव है
तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है। तो टाइम तो 20 मिनट है, तो हम इसको dt को डेल्टा टी भी लिख लेते हैं कई बार, और dr को डेल्टा x भी लिख लेते हैं। तो डेल्टा x मेरे पास 0.04 है और डेल्टा टी मेरे पास 20 मिनट है। तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा और टाइम की वैल्यू मैं dt में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल आएगा बच्चा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निकल आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये ग्राफ बहुत ही नीटली बना हुआ है। ठीक है, आपने ऐसे ही बनाना है। अगर आपको लगे कहीं पे भी अगर आपको लगे कि ग्राफ में वैसे तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी के साथ हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रेफ़र कर सकते हैं ये ग्राफ। ठीक है, मैंने ये ग्राफ आपकी रेफरेंस बुक से डिट्टो बनाया है। उसका रीज़न होता है, कारण होता है कि हमें रेफरेंस बुक एक लगवा दी क्लास में जैसे, तो हम अपनी मर्जी से नोट्स और तरीके से बनवाते जाएं। तो अगर आपको बुक पढ़नी हो तो मेरे नोट्स और किताब के नोट्स की लैंग्वेज तो इंटायरली डिफरेंट होगी, पर कम से कम जो प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं हम, रेफरेंस बुक लगवाई किस लिए? इसलिए लगवाई है ना कि आप उसमें से प्रैक्टिस भी कर सकें, और मेरे नोट्स में अगर आपको कहीं पे राइटिंग में प्रॉब्लम आती है या पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। ये इसका लॉजिक है। ठीक, ओके। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो उसने कहा ही है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ग्राफ क्लियर है ना आपको? ओके। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये मैं लिख रहा हूँ, इसे आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, RAVG डॉट भी लिख सकते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस में क्या लिखा था, RINST डॉट लिख दिया था। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप RAVG डॉट लिख सकते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन मैंने करी हुई है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। तो आप फिर से एक ग्राफ, इस एक्सिस को कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए, इसको टाइम ले लीजिए। ये आपका 0 टाइम है, ये 5 टाइम, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। ठीक है, तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में 2 रीडिंग्स लेते हो। आप पहले 5 मिनट पे जब रिएक्शन होना शुरू हो गया, पहले 0 मिनट पे था, तो 5 मिनट के बाद आपने एक कॉन्सेंट्रेशन नोट करी। तो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे टच कर रहा है, आपने उसको यहाँ पे मिला दिया। यहाँ पे मिलाने के बाद आपने देखा कॉन्सेंट्रेशन थी 0.03। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम T1 पे आ गई, x1 कॉन्सेंट्रेशन। अब टाइम बीता, टाइम 5 मिनट से 10 मिनट हुआ, 10 मिनट से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 मिनट पे आपने एक और रीडिंग ली। नहीं, आपकी मर्जी है, आप 20 मिनट के बाद लेना चाहते हो या 25 मिनट के बाद लेना चाहते हो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में तो ऐसे ही होता है कि आप 2 रीडिंग्स आपने लेनी है। एक आप 5-7 मिनट के बाद ले सकते हो, एक आप 15-20 मिनट के बाद। ये डिपेंड करता है रिएक्शन के टाइम पे कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होता है। जैसे सपोज आपका रिएक्शन ही 15 मिनट में कंप्लीट होता है, तो फिर आप 5 और 15 मिनट पे क्यों रीडिंग लोगे? फिर आप 5 मिनट पे और 10 मिनट पे ले लो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा रिएक्शन जो है से 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो एक रीडिंग मैंने 5 मिनट पे ली, वो x1 आई और वो 0.03 मोल पर लीटर, यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं। वैसे भी आपको बताया कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट जो हैं मोल पर लीटर हैं।
तो टाइम t2 पे मैंने इसको टच करना है, स्लोप को, ठीक है, और इसको मोलो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाना है। मोलो कॉन्सेंट्रेशन ये मेरी 0.01 तो नहीं है एग्जैक्टली, मैंने इसको 0.012 ले ली। तो x2 माइनस x1 करना है। तो x2 क्या है 0.012 और x1 क्या है 0.03। नेगेटिव साइन इसलिए लगाना है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मुझे ये नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 15, T1 कितना है 5। तो बच्चा आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास 0.0018 मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है टाइम हमने किस में लिया है, मिनट्स में लिया है। इस तरह से आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निकल आएगा। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर होगा। ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना, इसमें हमने क्या किया है, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मुझे पानी पीना था एक्चुअली। तो इसमें ये वाला जो ग्राफ है, इसमें हमने क्या किया है कि एक एक्सिस पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ली है मोल पर लीटर में और एक एक्सिस पे टाइम लिया है। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में मैं यही किया था, पर उनमें जो दोनों ग्राफ थे ना वो रिएक्टेंट के थे, तो वो ग्राफ नीचे, स्लोप नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही थी। ये रिएक्टेंट नहीं है, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है बच्चा, प्रोडक्ट की। स्क्वायर ब्रैकेट में डालने का मतलब यही होता है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें उसने क्या कमाल की चीज की है, वेरी इंटरेस्टिंग, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी इधर से निकाल दिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल दिया। पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। ये टाइम T1 है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन x1 है। अब वैल्यूज़ मत लिखो ना, ज़्यादा कंफ्यूज क्यों करना है, पेपर में भी आपको ये वैल्यूज़ नहीं लिख के आनी। हाँ, न्यूमेरिकल जब आएगा वो वैल्यूज़ देंगे, फिर आपने लिखनी है। वहाँ पे भी ग्राफ नहीं बनाने होते, न्यूमेरिकल निकालना होता है। यहाँ ग्राफ बने बनाए आते हैं, यहाँ ग्राफ बने बनाए आते हैं। तो अब मेरे को इस ग्राफ में रिएक्टेंट की बजाय प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, और इसमें ऑथर जो है या मैं जो हूँ, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहा है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज के लिए क्या करना होता है बताइए, x2 माइनस x1, T2 माइनस T1, ठीक है। तो रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया, मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ कि आपके सामने मुझे करनी होती है। ये मैंने प्लस का साइन लगाया क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, तो प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन हो गया। तो हम क्या करते थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव का साइन रिएक्टेंट के केस में, पर प्रोडक्ट के केस में प्लस का साइन, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से लिखा है कि मैं दोनों काम कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ instantaneous rate of reaction as well as average rate of reaction, but not for the reactant this time I am calculating for the product। तो instantaneous rate of reaction के लिए आपको मैं instantaneous rate of reaction का ग्राफ दिखाता हूँ। वहाँ पे हमने टेंजेंट बनाया था, याद होगा आपको, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाया था ना 20 मिनट के बाद,
मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये रिएक्टेंट के लिए था। अब मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए निकाल रहा हूँ। तो प्रोडक्ट के लिए निकालने के लिए मैंने जो टेंजेंट है ये ए से लेके बी तक बनाया है, जो कि इस प्रोडक्ट के मैक्सिमा को टच करके जा रहा है, ठीक है। तो ए से लेके बी तक जो है वो डी टी है या डेल्टा टी है, हाँ, ठीक है। और फिर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डी पी अपॉन डी टी एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। स्लोप इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, और किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती है। आई एम वेरी श्योर द लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू एंड यू मस्ट हैव enjoyed बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स थियोरीज वाले भी आएंगे। मैंने आपको ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर शुरू करवा दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, तो इसमें थ्योरी नहीं है ज़्यादा, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है। आई वांटेड कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री करें तो फिर थ्योरी वाले चैप्टर्स भी, हाँ, इसके बाद एक जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो जो है फिज़िकल का है, वो थोड़ा हट के करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों ने +1 में करा हुआ है, कुछ ने नहीं करा हुआ। बीच में अब हम ब्लेंड बनाएंगे ना, अब इसके बाद हम मेरे ख्याल से केमिकल किनेटिक के बाद आपसे सजेशंस लेंगे, हम मोस्ट प्रॉब्ली ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर जो है वो शुरू कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई एम श्योर द लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड डे।